स्वागत है हमारे इस ह्यूमंस ऑफ बिहार पॉडकास्ट में और मैं हूं इस पॉडकास्ट का होस्ट हर्ष किशोर। और इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपको मिलाते हैं बिहार के कुछ ऐसे लोगों से जिनकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग रही है और जो एक कॉमन लाइफ से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें अचीव किए हैं, जिनसे आप बहुत सारी चीज़ सीख के आप भी अपने लाइफ में बहुत चीज़ अचीव कर आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो फिर आप चलिए उन्हीं की जुबान से सुनते हैं उनकी स्टोरी, किनकी? ह्यूमंस ऑफ बिहार की। आपका आज के हमारे इस पॉडकास्ट में आप सब लोग का स्वागत है। और आज के हमारे इस पॉडकास्ट के गेस्ट हैं मुन्ना कुमार जी, जो एक मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं और वो बहुत सारे पॉलिटिकल वर्क में काम कर चुके हैं और वो एक तरह से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं जो नॉन गवर्नमेंट है, नॉन प्रॉफिट्स है, ठीक है। उनका एक अपना एनजीओ भी है जिसका नाम ख्वाब फाउंडेशन इंडिया है। और वो बुक भी लिख चुके हैं, कष्टमेव जयते, ठीक है। तो और बहुत सारी बातें करेंगे मुन्ना जी से। और सबसे पहले एक अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और जो हम नहीं भूल पाए हैं उसके बारे में बताइए, कैसे बताइएगा अपने। इंट्रोडक्शन में मैं क्या बताऊं, चूंकि बताने के लिए तो बहुत स्पेशली बस एक तरह से समझ लीजिए कि मेरा परिचय एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में है। लेकिन मैं सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकर नहीं, मैं यहाँ कॉलेज में पढ़ाता भी हूँ, एक लेक्चरर के तौर पे भी हूँ, सोशल वर्कर हूँ ही, एक्टर भी हूँ, सिंगर भी हूँ, और अब तो आप लोग राइटर भी बना दिया एक्चुअली, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल जो है ना परिचय है। और अपना जो एनजीओ है ख्वाब फाउंडेशन, जिसके तहत हम लोग यूथ मोटिवेशन और युवाओं को गाइडेंस को लेकर ओवरऑल एक्चुअली यूथ जो आजकल हमारे ही देश के नहीं बल्कि किसी भी देश की बहुत बड़ी संपदा होती है, उस संपदा का मतलब कि संरक्षण के साथ साथ दिशा निर्देश की काफी जरूरत पड़ती है। कहा जाता है कि युवा संपदा किसी भी देश की बहुत बड़ी संपदा होती है। अगर वो चाह ले तो उस देश को जो है कहां से कहां पहुंचा सकती है। लेकिन हमारे देश में जो मैं देखता हूं, आप सब जो देखते होंगे, यहाँ पर डीमोटिवेशन बहुत ज्यादा है, टांग खिंचवा गिरोह बहुत ज्यादा एक्टिव है। आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाए तो आपके पीछे जो ना नेगेटिव बम्बार्डिंग होना शुरू हो जाता है। तो उस परिस्थिति में अपने आप को कैसे संयमित रखे और उस परिस्थिति से कैसे बाहर निकले, इस पर काम करना बहुत जरूरी है। और मुझे लगा कि इस पे काम करनी चाहिए। तो ख्वाब फाउंडेशन के थ्रू इस पे हम लोग काम कर रहे हैं और लगभग हर एक साल सैकड़ों मोटिवेशनल वर्कशॉप आयोजित करते हैं, नेशनल इंटरनेशनल। लगभग 10 देशों की यात्रा मैं कर चुका हूँ मोटिवेशन को लेकर के ही, और काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और मुझे लगता है कि बिहार में इसकी सख्त जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे प्रतिभा है लेकिन प्रतिभा को उभरने नहीं दिया जाता, और जो उभरता है उसको दबाने का प्रयास किया जाता है। वो कैसे उभरे एक्चुअली ये बहुत जरूरी है। ये चीज हम लोग काम करते हैं। तो ये ओवरऑल परिचय हुआ। अब कि आप लोग जो पूछेंगे उसका जवाब। बिल्कुल बिल्कुल वंडरफुल। आपने अपने बारे में बताया, बहुत कुछ बताया जो एक तरह से एक्सप्लेन करने लायक नहीं है, और बहुत कुछ बात करेंगे। सबसे पहले जाने हैं कि आपका एक बैकग्राउंड क्या रहा है, एक बचपन के बारे में क्या सोचते थे, खास करके फ्यूचर को लेके, कैरियर को लेके, ठीक है, उसके बारे में शेयर। बचपन तो हमने जो जिया एक्चुअली पता ही नहीं चला कि मैंने बचपन जिया। कारण ये था कि बचपन में मैं लगभग 3-4 साल का था एक्चुअली, तभी पिताजी का साया जो है मेरे सर से उठ गया। और उसके बाद हम लोग अपने 3 भाई और 1 बहन। तो मैं सबसे छोटा भाई हूँ। मेरी बहन का शादी एक्चुअली पहली बार जब हुआ, तो क्योंकि उस समय जो परिस्थिति थी हमारी, पिताजी बाहर कमाते थे और सिर्फ एक वही चलाते थे, नौकरी नहीं थी बाहर जाके जैसे बिहार के लोग जाते हैं वैसे ही जाते थे। और बचपन में वही नंगे पुंगे घूमना मुझे अच्छी तरह से याद है कि नंगे पुंगे घूमते रहते थे, मिट्टी में लुढ़ाते रहना, उसके बाद मारपीट करते करते गोली खेलना, ताश खेलना, जुआ खेलना, दोलापाती खेलना, गिदुआ गुरकान खेलना। मतलब कि जो बचपन में गाँव में होता है एक्चुअली मैं सब सीख गया। तो ये एक्चुअली क्या
ताश जुआ से लेकर मैंने कि ये सिगरेट दारू सब ताड़ी वगैरह सब जो गांव देहात में मिलता है उच्चर के मैं ये रियलिटी है मेरे लाइफ में। एक्चुअली बचपन ऐसे ही गुजरा, समय बढ़ते गया लेकिन दुनियादारी से कोई परिचित नहीं। मैंने पिताजी क्या है, घर की क्या स्थिति, कोई मतलब नहीं है। बचपन वो आज जब याद आता है लगता है कि अरे बाप कैसा हमारे साथ जो स्थिति थी, उस विपरीत परिस्थिति में मैं अपने आप को उभारा। उसके पीछे वो विपरीत परिस्थिति ही रही जो हमको मजबूत करते रही। नंगे पुंगे ठंडा में भी भैया लोग का कपड़ा पहन करके ठंड से बचना। वो गांव देहातों में एक्चुअली जब मैं पढ़ाई करता था, जब मेरी पढ़ाई शुरू हुई, मैं उसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाक्य है। एक्चुअली जो बचपन में जो संगति पढ़ा, संगति से आदमी का जो है निर्माण होता है, व्यक्तित्व निर्माण होता है। हमारा पहला जो है गुंडों बदमाशों के साथ हुआ, चोरों के साथ उठना बैठना, ताश जुआ खेलना मैंने बता दिया। तो स्वाभाविक है कि मन में वही है अच्छा उसका, क्योंकि हमारी जो इनकम का रिसोर्स था नहीं, घर पे चॉकलेट तक नहीं मिलता था खाने के लिए, तो उसके लिए भी सोचना पड़ता था। तो हमने क्या किया कि उन लोगों के साथ चोरी करना भी सीख गया। लेकिन चोरी ज्यादातर हम लोग जो ना बाहर करते थे, पेड़ पौधे पे जो फल लगे हुए रहते थे खाते थे। और वो लोग मेरी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता, लेकिन भूख लगने के चलते जो ना क्या किया, ये सब करना पड़ता। मैं घर में चोरी करना भी सीख गया। जो पैसा चुराता था, मैं स्पष्ट में बता रहा हूँ, आगे पार्ले जी खरीदता था, कभी मोटन चॉकलेट मिला करता था यहाँ पे 8 आना में, जिसके अंदर जो नारियल का बुद्धा जो है ना लगा हुआ रहता। वो चीज जो है ना मुझे अच्छी तरह से याद आ रही कि बचपन इस तरह से गुजरा हुआ। कभी पढ़ने के लिए बोला नहीं गया यहाँ पर, कारण पढ़ने में भी किताब स्लेट और पेंसिल खरीदने पैसे लगते, उसके पैसे नहीं थे। और मेरी मम्मी जो दूसरे घर में काम किया करती थी। दूसरे घर में काम करना मतलब कि बर्तन माजना, खाना बनाना, जैसे गांव में जो बड़े बड़े घर होते हैं उसमें। और हम लोग वहीं पे खेलते थे, उनके बेटा बेटियों के साथ खेलते थे, पेड़ पे चढ़ते थे, फल फूल ये करके। कभी कभी जो बदमाशी चलते पिटाते थे, मम्मी कभी नहीं मारी, मम्मी कभी नहीं मारी। तो घर पे जो ना बकरी था, बकरी चराना, उसका थोड़ा सा बड़ा हुआ तो एक गाय चराना, दूध दोना, और मैंने जंगल में जा करके बांस के पेड़ पे चढ़ करके पुलिया बनाना, उसकी पत्ता तोड़ना और चढ़ करके जो फिर नीचे आ जाना। मुझे अच्छी तरह से याद है कि ये चीज जो है ना हमने जिया है। और आकर के उस गाय को सेवा करना, पढ़ाई कुछ नहीं, और फिल्में देखना। शुक्रवार शनिवार को 9:30 बजे रात को फिल्म चलती थी, तो टीवी में जा करके छुप करके पिटाते थे, भगाता था, फिर जाकर देखते थे। ये हमारी कहानी थी। सैटरडे को 2 बजे नेपाल से फिल्म आती थी, उसके लिए जाते थे। यानी कि ये हमारी दिनचर्या बन गई थी। और फिल्मों में जब देखते थे ना, अच्छी बुरी चीजें दिखाई जाती थी, दिमाग पर असर पड़ता था, अरे हीरो है, मार देता है, इसके साथ बड़ी एक इमोशन जो ना जुड़ते गया। मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म हो तो उससे हमारा पता नहीं क्यों ऐसा लगाव होना शुरू हो गया, लगता है उसकी कहानी मेरी कहानी है। तो ऐसे जो है बढ़ती गई। पिताजी की मृत्यु हो गई, बहन का शादी करना था, एक जगह शादी हुआ, लेकिन उस ससुराल ने बड़ी मारा दीदी को मारा और बड़ी परेशान किया। और दहेज के लिए भी मेरी दीदी वहां से भाग गई। मामा के यहाँ से शादी हुआ था, क्योंकि पिताजी थे नहीं, पैसा था नहीं, तो मामा जी के यहाँ मामा जी लोग पैसा जुटा करके शादी किया था। मैं भी वहां था, मुझे अच्छी तरह से याद है। लेकिन दीदी कुछ ही महीनों के बाद, दिनों के बाद वहां से भाग गई, उसकी सास लेकर उसका हस्बैंड बहुत मारता था। उसके बाद क्या हुआ, फिर दूसरी शादी हुई तो वहां भी वही कहानी। दहेज के लिए जो है ना बार बार दबाव बनाया जाता था। 500 रुपये खादी, 500 रुपया साइकिल वगैरह से उस समय मिलता था, वो काफी सस्ता मिलता था, लेकिन वो भी नहीं कर पाए। अंततः मेरी दीदी को जलाकर मार दिया गया। ये एक्चुअली कहानी है जो हमारे दिमाग को काफी चेंज किया। आज तक मैं शादी नहीं किया हूँ, उसके पीछे ये सब चीज कारण है जो मेरे दिलो दिमाग में बैठा हुआ है। लेकिन ये जो इतनी विपरीत परिस्थितियां बनी, इस परिस्थितियों में मैं और मजबूत होता गया। आज मुझे फील होता है एक्चुअली विपरीत परिस्थिति किसी को तोड़ देती है, उसका अस्तित्व खत्म कर देती है, या उसको मजबूत करके ऐतिहासिक बना देती है। आज मैं जहां भी हूं एक्चुअली उसके पीछे वो विपरीत परिस्थितियां रही है। हमने वो दौर देखे हैं जहां पे आदमी का अस्तित्व खत्म हो जा सकता है, लेकिन फिर भी मैं वहां पे एग्जिस्ट कर गया। तो लेकिन हाँ, ईश्वर को कुछ ना कुछ कराने का मन था एक्चुअली, और आगे बढ़ते गया। और एक दिन हमारे जो चोरों का गैंग का जो सरदार था, चिरकुट नाम था, मुझे अच्छी तरह से याद है, उसने जो है ना, चूंकि उसके मम्मी पापा मारने जा पढ़ने,
उसके पास स्लेट था, पेंसिल था, बोरा था, बोरा में लपेट के जाया करता था। तो वो बोला क्या चीज कि मेरा नाम बचपन का मुकेश एक्चुअली मुन्ना नहीं है, मुन्ना बनने के पीछे भी एक कहानी है एक्चुअली, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने अपने बोरा और स्लेट को मुझे दे कि अरे मुकेश भाई तुम जाओ पढ़ने, ठीक है, हमको पढ़ने में मन नहीं लगता है। और हमको बड़ी दिलचस्पी होती है, जब किसी को देखता था पढ़ने जाते ना, तो मेरे मन में बड़ी यह आता था कि काश मुझे भी स्लेट रहता तो मैं भी पढ़ता। 2-3 रुपए 1-2 रुपए मिलता था, फिर वो नहीं हो पाता था। तो जब स्लेट मिला और जब मैं स्कूल में बैठा, नीचे बोरा बिछाकर, पहला क्लास में सरकारी स्कूल में, बाल पोथी ऐसे करके आता, बाल गीत करके आता था। अब 10 देखा देखी जो जिज्ञासा था बैठा, और वहां से जो मैंने स्लेट पे पेंसिल चलाना शुरू किया, मैं कभी बुरा नहीं चोरी। वो लोग चोरी करते रह गए और अंततः एक दिन मारे गए वो। एक सेकंड, ये वो मारे गए एक्चुअली, मारे गए। तो फिर मैं और बाकी साथी लोग भी डर गए एक्चुअली, वो चोरी करते हुए मारा गया था, चोरी करते हुए। तो मेरे दिल में बैठा कि गलत काम नहीं करना चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए। ये सब बचपन की बातें हैं जहां पे आदमी को बहुत सारे संस्कार सिखाए जाते हैं, और मैं उस संगत में रहा जो वही चीज सीखा। लेकिन उस गलतियों से हमारे अंदर पता नहीं कितना कैसे आती गई, समझते गया और मैं आगे बढ़ते गया। जब पढ़ाई करना शुरू किया तो पढ़ाई करने में मैं कभी पीछे नहीं मुड़ा, मेरा मन काफी ज्यादा लगता था। एक गलत आदत अभी तक आज भी है, जो फिल्म देखने की। आज मैं अच्छी अच्छी फिल्म देखता हूँ, सिलेक्टेड फिल्म देखता हूँ। उस समय जो टीवी पे फिल्म देखता था, समय बर्बाद होता था। एक बार मैं बड़ी मार खाया था अपने भैया से, बड़े वाले भैया से। फिल्म देखने के चक्कर में मैं स्कूल नहीं गया था, ठीक है, तो बड़ी पिटाया था। और उसके बाद फिर क्योंकि जब ये सब चीज हुआ ना, तो हमारी जो है ना माइंड पता नहीं सके रिएक्शन टाइप्स हो गया, थोड़ा तेज हो गया। तो एक्चुअली उस समय भी कमी था, आज भी कमी है शिक्षा में। सरकारी स्कूल में जो एक ही क्लास में 2-3 क्लास के बच्चों को बैठा दिया जाता है। आज भी वही कहानी। आज तो ऐसा हो गया है कि एक क्लास रूम है, 1 से लेकर 5 तक बच्चे बैठे हुए, टीचर है ही नहीं है, रहते थे। तो उस समय क्या हुआ ना, ये जो है मैंने एक क्लास में 2-3 क्लास बैठते थे ना, मैं भी उसे बैठता था। तो जब वो पढ़ाते थे, जैसे 2 का मैं 1 में हूँ और 2 का पढ़ा रहे हैं, तो 2 वाले का नहीं समझ में आ रहा, लेकिन मुझे समझ में आ जा रहा है, मैथ खासकर, तो मैं बता देता था। फिर अगले क्लास में गया तो उसमें भी वही कहानी। और जब ये देखा टीचर लोग, तो मुझे लगा कि नहीं, क्लास तो रखना चाहिए, स्किप करना चाहिए। नाम था मुन्ना कुमार, हमारे प्रिंसिपल साहब कि मुन्ना कुमार सेम नाम से कैसे है, तो मुकेश कुमार नाम था, ठीक है। तो उस समय मेरा नाम क्या रख दिया गया, एम से ही शुरू। प्रिंसिपल ने बोला कि एम से शुरू होने वाला कोई नाम तुम्हारा डाल देते हैं। तो ये नाम हमारे प्रिंसिपल का दिया हुआ है, मुन्ना कुमार प्रसाद कुशवाहा। बड़ा सा नाम एक्चुअली, मैं भी सोचा छोटा नाम क्या, बड़ा नाम होना चाहिए, लंबा चौड़ा। तो ये एक्चुअली हुआ, ठीक है। और एक छोटा सा एक वाक्य छूट गया, क्योंकि जो बचपन में था, जब मैं चोरी करता था, जो रहते थे ना, एक बार हम लोग बाहर भागे थे फिल्म देखते देखते, जो रात को रुके, ठंडा के मौसम में पूरा कड़ाके ठंड पड़ रही थी, और हम लोग बाहर भाग गए थे। बाहर भागे मैंने मुजफ्फरपुर जाकर होटल में काम किया हूँ, मैं वेटर का काम किया हूँ। वहां पे बहुत ही लंबा 20 रुपया मंथली मैंने कमाया है। और जब वहां से भागा नानी के यहाँ रहा, और उसके बाद जब मैं आया तो वही कहानी बना। जब वो चिरकुट ने दिया तो फिर ये कहानी बढ़ती गई, क्लास में बढ़ते गया। मेरी मन जो है ना पढ़ाने में बड़ी ज्यादा लगने लगा, कि मुझे लगता था कि जिसके पास स्कॉलरशिप है वो नहीं पढ़ पाता है, तो कम से कम हम जैसे लोग जो अगर समझ जाते तो पढ़ाना चाहिए। एक और दिमाग में मेरा बैठ गया कि पढ़ाने से जो है ना रिवीजन होता है। बचपन में क की बात, ठीक है, तो मैं क्या करता था, गाँव में लड़का से बुला करके मैं मास्टर बनता था। एक्टिंग होता है ना छोटा, पढ़ाने के लिए। अब मेरी मम्मी डांटती पढ़ाते इसलिए विद्या दूसरों को देगा, हमारे दिमाग में था ही नहीं। हम लोग कहते कि जितना पढ़ाएंगे उतना रिवीजन होगा। इससे क्या हुआ ना कि एक लग लगाई, एक पैशन क्रिएट हो गया पढ़ाने का। तो पढ़ाने का बचपन में आदत जब लगा, तो मैं आगे बढ़ते गया 9th में गया, तभी से मैं 10th तक का, क्योंकि 9th में ही था, तो 9th 10th खत्म कर दिया था हमने।
तो उस समय 9th में रहकर 9 10 का ट्यूशन में पढ़ाया करता था। उस टीचर के साथ, जिसको 9 10 का मैथ नहीं आता था, तो वो बड़ा आदमी था, तो उसके साथ नीचे में मैं बैठता था, पढ़ाता मैं था, टीचर उनका नाम होता था। ठीक है, मेरे गांव में ही है, आज वो प्रिंसिपल बन जा चुके हैं। बड़ी अच्छा लगता है कि बचपन में हमने बड़ी इंटरेस्टिंग रूप में गुजारा और फिल्म देखने की लत हमेशा लगी रही। जब टीचर बना ना, तो बहुत सारे गंदी आदतें जो है ना छूटना शुरू हो गए, इसलिए कि ताश जो खेलने का बहुत ही पैशन बना हुआ था कि अब तो मैं टीचर हो गया ना, टीचर बन गया तो अब कैसे मैं गलत काम, मैं बच्चों को कैसे समझाऊंगा, अगर गलत काम कर रहा है तो मुझे पहले छोड़ना पड़ा। मैंने छोड़ दिया सब चीज छूट गया। मैंने कि ये टीचर बनने का जो हमने एक रोल निभाया, उस एवज में जितनी गंदी आदतें थी हमारे, सब छूटती गई और आज वो छूट जा चुकी है। आज मैं चाय भी नहीं पीता हूँ। तो ये एक बचपना था हमारी, और उस बचपन से निकल करके आज आपके बीच में हूँ। और आज जो भी लगता है कि चलिए नक्सल प्रभावित क्षेत्र से मैं निकल करके यहाँ पे आया और कुछ करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। आज चुनाव भी लड़ा, उस सब के पीछे वही मोटिवेशन है कि कुछ करना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आपका जो बचपन का स्टोरी रहा है ना, हमको लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो इनको रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, खास करके जो एक तरह से गांव से आते हैं और उनका जब खास करके जब बात करते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं हो, ठीक है, तो उनको जो प्रॉब्लम आती है ना, उनके बारे में आप सारी कहानी बता दिए हैं। ठीक है, तो और क्या है ना कि जब वो कंडीशन में होते हैं तो वैसा कल्चर बना होता है। ठीक है, या फिर जैसे दोस्त लोग के बारे में आप बताया कि वैसे ही लोग से दोस्ती होती है, तो उस टाइप का एक तरह से गैंग बोल सकते हैं या फिर ग्रुप बोल सकते हैं, बना हुआ होता है। तो हम आपके थोड़ा पीछे ले जाते हैं। ठीक है, उस टाइम आप क्या सोचते थे? वो गैंग थोड़ा एक तरह से उसी माइंडसेट से सोचते थे या फिर कभी लगता था कि नहीं हम गलत जगह है, हमको वहाँ पे थोड़ा चेंज लेना चाहिए, या फिर कहीं पे क्या माइंडसेट रहता था वहाँ पे आपको? वहां पे एक्चुअली माइंड में गलत सही कुछ नहीं समझ में आता था। बस एक बचपन में जो एक लालसा होती है, जिज्ञासा होती है कि चॉकलेट खाना है, फल खाना है, पेट भरना है। देखिए मैं सीधा बता दे रहा, उस समय मेन मकसद पेट भरना एक्चुअली। और पेट भरना तो पकवान नहीं, मिठाई नहीं, वो तो नहीं खा सकते थे, लेकिन ये चीज जो लगा कि नहीं है पेट भरने के लिए ये सब जो कर रहा है तो मुझे भी कुछ मिल जा रहा है, तो मैं बस खाता था पेट भरने के लिए। गलत क्या है सही क्या है कुछ नहीं समझ में आता था। जब मैं पढ़ना शुरू किया, जब आगे बढ़ना शुरू किया, तब समझ में आया कि नहीं ये गलत था, ऐसे नहीं करना चाहिए या ऐसे किसी को नहीं करना चाहिए। तब वहां से ये मेरे दिमाग में आना शुरू हुआ कि इन लोगों का गाइड करने वाला तो कोई होना चाहिए, कोई बताने वाला तो चाहिए करना क्या है। सपने भी कुछ होते हैं, जिंदगी में कोई मकसद भी बनना चाहिए, ये बताया कौन? अगर उसको बता, खासकर ग्रामीण परिवेश में इस तरह का माहौल है जहां पर गलत संगतियां बनती है और उस संगति से उसका कैरेक्टर से लेकर के और विचार बदल जाता है। और आज इसी कारण से हमारा देश जो है ना, मैंने हमारे जनसंख्या के आधा से अधिक युवा हमारे देश में, लेकिन आज भी पिछड़ेपन है, विकासशील है। आखिर क्यों? ये इसलिए कि हमारी युवा संपदा आज भी भटका हुआ है। वो उनको सरकार भी उस ढंग से जो है ना, जो चाहिए उनका दिशा निर्देश के साथ साथ उनको स्थायित्व के लिए रोजगार देना, वो नहीं कर पा रही है, अपॉर्चुनिटी ही क्रिएट नहीं कर पा रही है। और युवा अपने आप को असक्षम मान रहे हैं और सरकारी सिस्टम पे ही डिपेंडेंट है। ये भी एक हमारी कमी है, तो उनको बताना पड़ेगा कम से कम। उनके पास जो युवा शक्ति है, एक्चुअली क्रिएटिविटी है, उसको कहीं ना कहीं लगाए, खुद से पैर पे खड़ा होके खुद से सरकार बन जाए। तो मुझे लगता है कि आज वो समझ आ गई, लेकिन बचपन में ये सब कुछ नहीं समझ में आता था। ताश खेलने में मन लग रहा था दिन भर, बारिश हुआ था दिन भर, रात भर, ये कहानी थी एक्चुअली। पैसा जितना मकसद था, इसलिए मैं पैसा खेलता था, जुआ खेलता था कि चॉकलेट मिल जाता था, बिस्कुट खरीद लेता था। ये कहानी तो वहां पे ऐसी कोई सोच नहीं आती थी। ये सोच धीरे धीरे बदली, संगति बदला, विचार बदला। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं जब गांव में जाता हूँ, आज भी मैं देखता हूँ कुछ लोगों को जो मतलब एक तरह से वो एक ग्रुप में रहते हैं। ठीक है, जुआ हो गया या फिर सिगरेट फूकना हो गया या फिर जो भी उस तरह की एक्टिविटीज होती है वो करते हैं। लेकिन वहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज होता है जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझा सकते हैं ना, उनको भी मैं देखा हूँ खास करके। ठीक है, वो लोग जब जाते हैं बोलने के लिए या फिर कुछ बोलते हैं ना, तो वहाँ पे उनको बहुत सारी गाली बोल सकते हैं या फिर बहुत सारी उनकी एक निगेटिविटी का सामना करना होता है। ठीक है, तो उसके बारे में आप क्या सजेशन देंगे, या अगर आप वहाँ पे अभी जो कंडीशन में हैं
एक बचपन में जाके देखें तो वहां पे आपको किस तरह से लोग चाहिए थे जो आपको बताते, समझा पाते, तो आप समझ जाते। क्योंकि अभी भी वैसे लोग हैं जो वो कंडीशन में हैं और वो नहीं समझना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस परिस्थिति में व्यक्ति को जो है ना, सबसे पहले बात की, एक हमने अपनी किताब में लिखा है, अपमान ही सम्मान है। एक पता नहीं ऐसे क्यों लगता है, कोई अपमानित करता है तो अगर उसको हम इस तरह से एज्यूम कर लेते हैं, अरे ये तो बहुत बड़ा सम्मान है, तो फिर उसके प्रति जो है ना नेगेटिव कमेंट्स नहीं आएगा, नेगेटिव विचारधारा नहीं आएगी और हम अपने काम में लगे रहेंगे। तो इस परिस्थिति में जब कोई आपके ऊपर किसी तरह से नेगेटिव कमेंट्स करता है, टांग खींचते हैं, या आपको बढ़ते देख उसके मन में ईर्ष्या आता है, नेगेटिव विचार आना शुरू होता है, तो वो बाधा उत्पन्न करना शुरू करते हैं। इस परिस्थिति में आपको बस इस चीज को समझना चाहिए, अरे आप आगे बढ़ रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे तभी ना वो नोटिस कर रहा है। तो दो चीज होता है, एक तो वो एक ये हो सकता है कि उसको जलन होगा कि अरे हमारे साथ रहकर ये आगे कैसे बढ़ जाएगा। अरे आपके लिए तो खुशी की बात है ना, खुशी की बात है कि कम से कम यह मापने का मेजरमेंट मिल गया, स्केल मिल गया। आपको अपनी ताकत खुद समझ में नहीं आ रहा है, सामने वाला समझा दे रहा है कि रे तुम आगे बढ़ रहा है, तो वह आपके मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहा है। दूसरा चीज ये हो सकता है उसको जानकारी ही नहीं है जहां पे आप हैं, एक्चुअली वास्तविकता से उसको परिचित ही नहीं है, तो वो अनजान में भी बोलता है। तो अनजान में बोलता है तो खुशी की बात है कि कम से कम उसके सोच के लेयर से आप ऊपर उठ जा चुके हैं। इसलिए दोनों परिस्थिति में जीत आपकी है, यानी चित भी आपकी, पट भी आपकी। बस आपको ये सोचना है कि सामने वाले का जो कमेंट्स है वो हमारे काम पे हो रहा है, नहीं तो कितना लोग है दुनिया में उस पर भी उंगली उठा सकता है। और एक चीज और ध्यान में रखेंगे, उंगली उठाने वाले हमेशा उंगली उठाते ही रहेंगे, उनका वही काम है। एक्चुअली आपका जो काम है वो काम करते रहिए, फिर कोई टेंशन नहीं है। जहां पे दिक्कत हो मुन्ना भाई को कंसल्ट कीजिए, यूट्यूब चैनल भी है मोटिवेशनल स्पीकर मुन्ना भाई से, foundation.org वेबसाइट भी है, उस पर नंबर व्हाट्सएप है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको असिस्ट करूंगा। तो बस ये दिमाग में रखें कि बस आप आगे बढ़ रहे हैं, ये मेजरमेंट जो है ना सामने वाला आदमी कमेंट देख के बता रहा है कि आप सही रास्ते में जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी पॉइंट की बात की, ठीक है। और मैं दूसरा चीज थोड़ा जानना चाहूंगा कि जब आपने अपनी सिस्टर के बारे में बताया, ठीक है, जब वो कंडीशन की बात करें, जब एक लड़की की शादी होती है, ठीक है, शादी होने के बाद बहुत सारी चैलेंजेस ससुराल से देखना होता है, या फिर एक तरह से ससुराल हो गया, उसके बाद दूसरा नैहाल, ठीक है, नैहाल से भी जब शादी होने के बाद जब लड़की घर आती है वहां से कुछ गलत होने के बाद, ठीक है, फिर दोबारा शादी होता है, फिर ऐसा घटना होता है, तो उसके पीछे बहुत एक तरह से क्या बोले हैं, माइंड का प्रेशर होता है या फिर मेंटल प्रेशर होता है, ठीक है। तो वहां पे किस तरह की एक तरह से सिचुएशन बनती है वो करने में, या फिर वो दहेज की बात करें, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक्स्ट्रा काम करने को बोला जाता है, या फिर माइंडसेट बोल सकते हैं रुपया को लेके, ठीक है। तो आप उसके बारे में क्या सुझाव देना चाहेंगे या फिर क्या बोलना चाहेंगे जो लोग इस टाइप से सोचते हैं? बिल्कुल, मैं इस परिस्थिति में आज दुनिया जो है ना चांद पे जा चुकी है, और आज भी अगर हम दहेज के बारे में सोचे, जात के बारे में सोचे, धर्म के बारे में सोचे, पढ़े लिखे लोग जो माने कहे जाते हैं समाज के, लेकिन मुझे लगता है कि दहेज को प्रमोट करने में सबसे बड़ी भूमिका होती है। जो जितना पढ़ता है ना उतना ही उसके अंदर जो घमंड आ जाता है, उसके अंदर उतना ही गुमान आ जाता है कि हम तो आईएएस ऑफिसर बन गए, हम तो इंजीनियर बन गए, चला उसके मैंने बोले लगना शुरू होता है, कितना लाख, अच्छा एक गाड़ी भी चाहिए, गाड़ी चाहिए, अरे हद है यार। मैंने इन लोगों ने जो है ना मैंने पूरी तरह से समाज को बर्बाद कर रख दिया। पढ़ा लिखा लोग, कथित पढ़े लिखे लोग। लेकिन मैं लड़कियों का खासकर सजेस्ट करूंगा, लड़कियों की भी कम भागीदारी नहीं है। अरे भाई आप अपने आप को मजबूत करें। देखिए मैं लव मैरिज का मैं पक्षधर हूं, मैं बता दूं स्पष्ट, लेकिन कब सफल हो जाते हैं इससे दहेज भी खत्म होगी, जाति प्रथा भी खत्म होगी, धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोग है ना उसके मुंह पे भी चमाटा होगी। मुझे लगता
बनता है। और इससे जो है ना सबसे बड़ी बात है कि प्यार मोहब्बत के दम पे जो दुनिया बसती है वो काफी माने बेहतर सुखमय होती है, जो मुझे समझ में आता है, ठीक है। लेकिन वो भाग कर कभी नहीं, वो भाग कर जब मैं उसको गलत मानता हूँ, अरे पहले समाज के सामने यार कानून भी बन गई है तो उसको मिसयूज ना हो। एक्चुअली दहेज प्रथा को खत्म करने में एक बहुत बड़ी भागीदारी हो सकती है युवाओं की, कि युवा जो है ना अपने आप को असक्षम मानते हैं। एक गार्जियन की भी कमी है, गार्जियन लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, और जब पढ़ाते हैं तो हायर एजुकेशन प्राप्त कर लेते हैं तो उसके लिए हायर एजुकेटेड यूथ को खोजना पड़ता है, तो उसके दाम भी ज्यादा होते हैं। माने ये सब जो है समाज को काफी नीचे ले जा रहा है। तो मैं कहूंगा यही चीज कि गार्जियन पहले अपने बेटियों को जो है ना हायर एजुकेशन प्राप्त कर उसे जॉब दिलवा दे, और लड़कियों को स्वतंत्रता दे कि वो अपने लायक जो है लड़के अगर ढूंढ लेते, किसी भी कास्ट का, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, तो उसको जो ना ये दबाव ना हो कि हमारे जात में ही ऐसे वैसे लड़के से ही कर ले, वैसे नहीं होनी चाहिए। इससे दहेज प्रथा खत्म हो सकती है, कम की जा सकती है। लेकिन समाज में आज भी पढ़े लिखे लोग आप देख लेंगे आसपास में जात को नहीं छोड़ते, अपने जतों में शादी करते हैं। मैं इसका पसंद मैं अगर ऐसा कहानी आता है हमको सिर्फ बोल दे, किसी भी धर्म में हो, किसी भी जात में हो, मैं शादी कराने रेडी कर सकता हूँ। ये एक्चुअली जो है ना मैं वहां पे ये सजेस्ट करूंगा इस मामले में कि हमारे युवा लोग कम से कम समान नहीं हो कि आपके दाम लगाए जाएंगे। आप एक बहुत बड़ी युवा धन हो, संपदा हो इस समाज और देश की। आप एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं, इतिहास बना सकते हैं। हमारे बिहार के युवाओं में ही नहीं बल्कि हमारे देश के अन्य राज्यों के युवाओं में बहुत प्रतिभा है, लेकिन छोटी छोटी बातों ने दबा के रख दिया है। तो हमारे युवा लोग को कम से कम जागरूक होकर के और इसे पहल करनी चाहिए। और बहुत भी है उदाहरण बनते हैं, एक दो बनते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सामूहिक प्रयास होनी चाहिए जिससे इस दहेज पे लगाम लगाए जा सकते हैं। और लड़कियों को ऊपर जो दबाव बनता है उसके ससुराल में एक्चुअली वो न हो सके। आप चाहे ये सब घटनाएं न के बराबर हो सकती है, तो युवा हमारे जागरूक हो, समझे कि वो पढ़ाई कर रहे हैं तो तिलक दहेज के लिए ही नहीं बल्कि एक सच्चे और अच्छे नागरिक बनने के लिए। और सच्चे और अच्छे नागरिक बनने का एक पहला एक कदम होता है, अगर शादी हो रहा हो इसमें दहेज ना ले। हाँ, दबाव ना, शिक्षा से लड़की का भी हक, मैं ये भी बोलता हूँ। अरे आप मैं उदाहरण मैं बताता हूँ, एक लड़की का शादी हो रहा था तो वहां पे मैंने पहल किया बिना दहेज। पता है वो लोग 4 लाख मांग रहा था, ये लोग 10 लाख का आप सामान दे रहा है। बताइए मैं इसको अच्छा मांग सक्षम है तो दे रहा है, तो 4 लाख दबाव में, भले कम पैसा है इसके लिए लेकिन तो दहेज कहलाता। लेकिन अब जो है ना जब गार्जियन दे रहे हैं शिक्षा, ठीक है लड़का डिजर्व करता है और इसके घर वाले भी खुश है कि चले कम खुदे से पहल आया है कि हाँ हम दहेज नहीं लेंगे, आपको जो लड़को देना है दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे भी ये बहुत अच्छा लगा। अरे शिक्षा से देने दीजिए ना, कोई भी गार्जियन, कोई भी लड़की का जो बाप है अपने लड़की को दुखी रखना नहीं चाहेगा, वो सामान कम नहीं देगा, इस बात का ख्याल रखिए। और मुझे लगता है अगर आप पहल करते हैं तो आपको जो है ना बहुत प्यार मिलेगा, बहुत मान सम्मान मिलेगा, और आप एक इसे आने वाली जनरेशन के लिए उदाहरण प्रस्तुत कर। बिल्कुल बिल्कुल। जब ये दहेज की बात करते हैं ना और रिलेशनशिप की बात करते हैं तो एक चीज़ और खुल के आती है कि जब शादी के टाइम लोग एक तरह से लड़की ढूंढते हैं या फिर लड़का, उनका पहला एक तरह से प्रेफरेंस होता है कि वो काम एक तरह से काम नहीं कर रही हो या फिर खास करके प्राइवेट जॉब नहीं कर रही हो, ठीक है। तो पहला प्रेफरेंस होता है। क्यों ऐसा सोच है या फिर वो मेरे को पता नहीं, मे बी उनको लगता है कि वो फैमिली बढ़िया से नहीं चला पाएगी, घर नहीं संभाल पाएगी, खाना नहीं बना पाएगी, ठीक है। तो इस टाइप की माइंडसेट है वहाँ पे अभी भी। जबकि अभी खाना बनाने की बात करें तो अभी तो ऑनलाइन डिलीवरी और ऑनलाइन सब कुछ हो जा रहा है, फिर भी अभी एक तरह से माइंडसेट वही है। तो हम यहाँ पे क्या एक आपका क्या विचार है वो उसको लेके, क्योंकि जब तक वोमेन और मेन दोनों काम पे नहीं आए, ठीक है, तब तक एक तरह से परसेंटेज बहुत कम रहेगा, ठीक है, प्रोडक्शन में। तो हमको जुड़ के काम करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज जो है देखिए, अब जो है ना जमाना बदलते जा रहा है। अब खाना बनाने की पढ़ाई होती है, अभी गार्जियन लोग समझते नहीं, खाना बनाने की पढ़ाई होती है, लड़का हो या लड़की, खाना बनाने की कोई बाध्यता नहीं होनी चाहिए, लड़की बनाएगी या लड़का बनाएगा। अरे जिसको आ गया
परिवार है। तो यहाँ पे अगर जो लोग चाहते हैं कि ये हमको कामकाजी लड़की नहीं चाहिए, ये उनकी बहुत ही निचली सोच है एक्चुअली। मैं रियली बता दूं, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि दुनिया चांद पे जा चुकी है और अभी हम धरती के लायक ही नहीं बने हैं, चांद पे क्या सोचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वो काम कर रहे हैं तो देश के आर्थिक बढ़ोतरी में उनका योगदान हो रहा है। और खाना बनाने वाले और पढ़ के आ रहे हैं, उनके द्वारा बने बनाए मिल जा रहे, तक दिक्कत क्या है एक्चुअली। आप कमाइए और खाना उधर से मंगाइए। इससे क्या होगा, इधर में जो है ना, एक तो दबाव जो रहता है लड़कियों पे वो कम हो जाएगी। जो समय खाना बनाने पे लगता है अगर वो काम पे देती है, मैंने एक उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ, 2 घंटा 4 घंटा अगर समय देते और वह काम पे देगी तो स्वाभाविक है कि देश की आर्थिक मजबूती में उनका योगदान होगा। तो जहां एक आदमी करते थे वहां 2 आदमी कर रहे हैं, ये तो खुशी की बात है, देश की विकास की बात है। और मुझे लगता है कि इसमें लोगों को सोचना चाहिए, खासकर आज के जो यंग जनरेशन है। और वहां पे प्राइवेट जॉब करने वाले एक्चुअली अक्सर ऐसे होते हैं कि उनको प्यार मोहब्बत हो जाता है। मैं तो उनको सपोर्ट करता हूँ भाई, प्यार मोहब्बत होता है, शादी करो, दोनों मिलकर काम करो। हाँ और ये मैं खुल के बोल रहा हूँ, पब्लिक प्लेटफॉर्म है और ऐसे मैं कितने लोग, लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ कि नाबालिग रहते हुए अगर ये कदम बढ़ाते हैं तो मैं उसका पुरजोर विरोध भी करता हूँ। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। सफल हो जाओ और इस फील्ड में जाओ। और दहेज प्रथा से लेकर जाति और ये जो एक दकियानूसी सोच है कि लड़कियां काम करने वाली ना हो तभी जाकर बहू बनाएंगे, इस पे भी लगाम लगेगी। तो बस ये समाज की सोच है और ये बदलने में दशकों लग जाएंगे। ये तभी संभव है जब आज पहल होगी, नहीं तो फिर जो है ना ऐसा ही दकियानूसी सोच बोलते थे और देश अपना 1 अरब से ज्यादा जनसंख्या फिर भी विकासशील और पिछड़ा ही रहेगा, कारण कि हमारी सोच जो है ना काफी बैकवर्ड है। तो हमको थोड़ा बदलना पड़ेगा। इसके लिए जरूरी है कि हमारे युवाओं को मोटिवेट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा उनको कि आपकी रियल में जिम्मेदारी क्या है और कैसे आप इस देश को बना सकते हैं अपने परिवार को बनाने के साथ साथ। बिल्कुल। एक और बात मेरे को अभी आया कि मतलब जब लड़की को काम पे जाने की बात आती है तो उसकी सुरक्षा भी एक बहुत बड़ी, एक तरह से बोल सकते हैं, जिम्मेवारी बनती है कि उस टाइप से सिस्टम हो, उस टाइप का इन्वायरमेंट हो जहाँ पे अगर हम भेजते हैं लड़की को तो वो सेफ हो। ठीक है, अभी बात करें तो उतना, या फिर रास्ता में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर वर्क कल्चर है वो उतना सही नहीं होता है, उस टाइप की बहुत सारी सामना करना पड़ता है। तो उसके बारे में क्या बोलते हैं आप? बिल्कुल, देखिए मैं बता देता हूँ, इस सबका समाधान है अगर हमारे इस समाज के, देश के शिक्षा पद्धति को सुधार दिया जाए। अभी तो खैर नेट आ जाने से कुछ ज्यादा ही घटनाएं घट रही है कि बच्चे लोग जो है ना नेट का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं रियली बता दूं, हम लोग भी है नेट चलाते हैं, लेकिन हम लोग काम से फुर्सत नहीं होता है कि हम लोग आलतू फालतू चीजों को पे क्लिक करें और देखें एक्चुअली। लेकिन यहाँ एक शिक्षा न रहने के चलते और बेरोजगारी, उनको जो है ना पूरी फुल टाइम दे दिया है कि टाइम पास करो, और टाइम पास करेंगे तो वो हमारा प्रवचन तो सुनेंगे नहीं, मोटिवेशनल वीडियो देखेंगे ही नहीं, तो भोजपुरी मसाला से लेकर के और ऐसे वैसे फोन वीडियो भी देखते हैं। मैं रियली बता दूं, तो इस पे लगाम तभी लगेगी जब उनको काम में इन्वॉल्व कराया जाएगा, उनको सकारात्मक चीजें बताई जाएगी। शिक्षा पद्धति जो आज पूरी तरह से खत्म हो जा चुकी है, हमारे बिहार के नहीं पूरे भारत में बता रहा हूं, मैं किसी सरकार के विरुद्ध नहीं बोल रहा हूं, बल्कि ये सिस्टम जो करप्ट हो जा चुकी है उसको ध्यान देनी चाहिए। हमारी मानव संसाधन जो सबसे बड़ी संसाधन है और इस पे ही जो ना राजनीति होती है, जिसके चलते हमारा देश और समाज बर्बाद होते जा रहा है। तो शिक्षा पद्धति में मजबूती ला दिया जाए, शिक्षकों को जो है उस ढंग से मान सम्मान मिले जिसको दिल से पढ़ा सकते नहीं। मैं रियली बता दूं, मैं टीचर हूं, मैं भी इस अपमान को सहता हूं एक्चुअली, लेकिन करे तो करे क्या, लड़ ही सकते हैं। मैंने लड़ा भी, क्योंकि आने वाले जनरेशन को जवाब देना है। अरे बच्चा, मैंने चुप नहीं बैठा, मैंने लड़ा था इस सिस्टम के विरुद्ध, इस सिस्टम को ठीक करने के लिए, इसलिए हमने लड़ा भी। तो हमारे युवाओं में थोड़ा सा जो है जागृति आनी चाहिए सिस्टम को बदलने के लिए, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में। अगर ये हो जाता है तो आप जब बोल रहे हैं कि लड़कियां असुरक्षित रहती है, सोच बदल जाएगी। मैं रियली बता दूं, सोच बदल जाएगी। वो उस लड़की के बारे में पॉजिटिव सोचना शुरू कर देंगे, क्योंकि मैं अपने फीलिंग से मैं समझता हूँ इस बात को। और सच समय उनको जब रोजगार मिल जाएगा, काम में व्यस्त होगा, क्या फालतू काम करेगा, समाज में प्रतिष्ठा अगर मिलने शुरू हो जाएगा ना तो भूलकर भी गलती नहीं करेगा। क्योंकि मैंने सीखा है इस चीज को
कि जब अच्छा सर जी प्रणाम सर, बच्चे लोग जब करना शुरू करते हैं तो हम जो है ना कभी शिखर नहीं खा सकते हैं, कभी सिगरेट नहीं पी सकते हैं, मैंने जो गंदी आदतें हम नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज जो है ना हमारे युवाओं को मिलना चाहिए। लेकिन समाज में जो है ना बहुत सारा नेगेटिव कमेंट्स आता है, उस तरह का माहौल नहीं है, जिसके चलते लड़कियां असुरक्षित फील करेगी और हो भी रहा है। बहुत सारी घटनाएं हो रही, काफी दुख होता है। हमारे इस जिले में अभी देखा हूँ एक न्यूज़पेपर में गैंग रेप की और बड़ी बड़ी घटनाएं घटी है, तो थोड़ा सा जो है डर लगता है। और दूसरा पक्ष जो है लड़कियों को मजबूत करने की जरूरत है। अरे किसी भी मामले में कम नहीं है, उसको जरूरत है। आज इस उन गंदे लोगों से, बदमाश लोगों से लड़ने के लिए उसको सक्षम बनाना पड़ेगा, उनको आत्मरक्षा की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और यह शुरुआत स्कूल से हो तो मुझे लगता है कि उन बच्चों को दिमाग बैठेगा। इन सब घटनाओं से परिचित करवा करके उनको मजबूती करने के प्रयास होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे किसी की सोच है ही नहीं है। कभी कभी आता है कहानी कि टीचर ने ही ऐसा गलत काम कर दिया, बड़ी दुख लगता है, रिले बता देता हूँ। तो उस ढंग से जो है ना माहौल बनाना पड़ेगा, सबको मिलकर बनाना पड़ेगा। लेकिन सब अपने फिराक में लगे हुए कि हमारा प्रोग्रेस कैसे हो, हमारा बच्चा ने डीपीएस में डीएवी में एडमिशन हो जाए, काम खत्म, तो समाज में क्या। अरे भाई समाज गंदा है और आपका बेटा बेटी पढ़ के आता है ना तो उसी समाज में रहेगा, वो भी इसका शिकार बनेगा एक दिन, ध्यान रखिएगा। इसलिए समाज को बढ़ाने के लिए जो काम करे उनको सपोर्ट कीजिए। क्योंकि मैं काफी भुगता हूँ, जब मैं समाज में रहता हूँ, पढ़ाने की बात मैं करता हूँ तो उनको अपने से मतलब है, किसी दूसरे के बच्चे ना पढ़े या पढ़े उससे कोई लेना देना नहीं होता है। ये क्यों नहीं प्रयास हो कि हमारे लड़कियों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग स्कूल से दी जाए, समाज के द्वारा जो ना उस पर जागरूकता बैठक होती रहे, क्योंकि हर एक घर में लड़की है, हर एक घर में लड़की है, और सबको जो ना एहसास कराया जाए कि हाँ ये हमारी जननी है, हमारे समाज की जो ना रचयिता है एक्चुअली। और इसमें कभी मीटिंग होता ही नहीं, क्योंकि इसमें ना नेताओं को फायदा है ना किसी बिजनेसमैन के दूर पे आने वाला है। लेकिन हाँ समाज बनेगा, यह समाज बनेगा, सब कुछ सुरक्षित फील करेगा, लेकिन इसकी कोई चिंता नहीं है। हम जैसे लोग एक दो लोग हैं जो फड़फड़ाते रहते हैं, सिस्टम से लड़ने जाते हैं, उसके बाद उनको जो है ना पंख को ही काट दिया जाता है, जा बहुत फड़फड़ा रहा। एक्चुअली ये क्या होता है, समाज की जो मेंटालिटी बनी हुई है, जो थोड़ा सा आगे बढ़ता है ना तो नेता बन रहा है। अरे हम खून तो क्या रहते हैं ना, हर चीज पर रियली बता दे रहा हूँ। आप जो है ना, आपके दर्शक चाहे आपके जो ऑडियंस है ना, वो बड़ी मैं अच्छा खून का क्या सुनो जाओ इनका इंटरव्यू जा रहा, लेकिन हम 10 देश की यात्रा करके आए, 20 को राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय अवार्ड मिला है। मैं लगातार समाज में कोई मतलब नहीं है, अच्छे से कोई मतलब नहीं है। ये रियलिटी है हमारे समाज की। तो जन जागरूकता के साथ साथ मोटिवेशनल कार्यशालाएं हमेशा होती रहे, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैं काम करते रहता हूं, तो थोड़ा सा सकारात्मक माहौल बनेगा जिसमें लड़कियां भी सुरक्षित महसूस करें। बिल्कुल बिल्कुल, आप टीचिंग भी किए हैं, ठीक है, तो आप एक तरह से कॉलेज का एनवायरनमेंट जानते होंगे, स्कूल का एनवायरनमेंट जानते होंगे, किस टाइप का भी खास करके रहता है। जब बच्चे जाते हैं कॉलेज या स्कूल तो वहाँ पे एक तरह से बोले तो क्लास का जो पीरियड होता है, ठीक है, तो वहाँ पे एक तो ऑर्गेनाइज नहीं होता है। पर ये मैं सारी कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ कॉलेज की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे उतना ऑर्गेनाइज नहीं होता है। अगर बच्चे जाते भी हैं, ठीक है, अटेंडेंस लगाते हैं, अटेंडेंस लग जाता है, उसके बाद वो कॉलेज से बाहर आ जाते हैं, ठीक है, तो उससे कॉलेज को भी कोई मतलब नहीं रहता है कि बच्चे अंदर हैं या फिर बाहर हैं, ठीक है। और उसके पढ़ाई का बात करें तो उसके लिए बहुत सारी कोचिंग संस्थान है जहाँ से वो डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, उनको कंपलसरी है कि वो कॉलेज में पढ़े ना पढ़े, बट कोचिंग क्लासेस उनको करनी है, ठीक है। इस टाइप का अभी इन्वायरमेंट है। तो वहाँ पे आपको क्या लगता है, क्या एजुकेशन सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है या फिर बच्चे में प्रॉब्लम है या फिर टीचर ध्यान नहीं दे रहे हैं? आप उसके बारे में क्या बताते हैं? बिल्कुल, मैं पूरी तरह से इसका जो एक कारण या ब्लेम है मैं सरकार पे लगाऊंगा। सरकार के पास जो नियत ही खराब है, उसकी नियत ही खराब है, क्योंकि वो भी नहीं चाहती है कि हमारे समाज के जो है ना युवा लोग शिक्षित हो, रोजगार हो, कि समझ सके कि हाँ सरकार गलत काम कर रहा है, वो भी नहीं चाहेगी। तो इसलिए जो है ना मैं सरकार को पूरी तरह से ब्लेम करता हूँ। अगर वो चाह ले जितनी सीट खाली है, ये जो ट्यूशन और कोचिंग पढ़ाने वाले हैं खाली उनको अपॉइंट कर दीजिए। मैं रिले बता दे रहा हूँ, सारा ट्यूशन कोचिंग भी बंद हो जाएगा और हमारी सरकारी व्यवस्था को ठीक करने में एक मैंने नियत और एक ठोस रणनीति की जरूरत है,
जो इन लोगों के पास नहीं है। ये लोग तो कुर्सी बचाने में ही 5 साल बिता देते हैं, तो क्या काम करेंगे? वास्तव में यह होता है कि उनको विश्वास ही नहीं कि काम करके चुनाव भी जीता जाता है। और बिहार वालों ने खास दिखाई देता है, अच्छा ये हमारा जात वाला पार्टी है, हमारा जात का लोग खड़ा है, तो दे देते हैं। तो स्वाभाविक है कि वो लोग इसका मिसयूज करते हैं, मिसयूज करके और वो उसके भविष्य को बर्बाद करते हैं, बच्चे के भविष्य को बर्बाद करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जो आप बता रहे हैं ना स्कूली सिस्टम की, ये पूरी तरह से करप्ट हो चुकी है। इसमें हमारे जो नेताएं हैं, आका लोग हैं, उनकी एक बहुत बड़ी योगदान है। वह गरीबों को लूटते हैं, अपने बच्चों को कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भेज देते हैं। उनको यहाँ के सिस्टम की पूरी पता है कि असलियत, इसलिए वो अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाते भी नहीं है, और पढ़ाते भी है तो प्राइवेट में पढ़ाते हैं। तो उनके बच्चों को भी नेसेसरी करनी चाहिए कि सरकारी स्कूल में ही पढ़ाए, और ये आवाज हमारी जनता को उठानी चाहिए। लेकिन जनता भी कमजोर है। कमजोर इसलिए है कि भाई उसी पार्टी का वोट देता है, उसी पार्टी का झंडा होता है, तो उसके विरुद्ध बोले तो बोले कैसे? अरे भाई, आपको अपने लिए आवाज उठाना, आपने जिताया है तो ये तो अच्छी बात है कि आपके पार्टी के लोग हैं, आप बोलिए, आपके बात को मानेंगे। ये बोलेंगे नहीं। कहीं नेताजी गुस्सा गए तो गुस्सा गए, कहीं टेंडर ना मिले, कहीं गुस्सा गए तो कहीं मैंने जो हमारा एक पैरवी उर्वी कभी कभी होता है वो भी ना हो। ये डर ने जो है ना, और इसका यूज उठाता, मिसयूज करता है नेता लोग। खूब अच्छी तरह समझता है कि हमारी जनता और हमारे जो कार्यकर्ता है क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं जो असलियत में वो बोलेंगे नहीं, और नेता लोग वो चाहेंगे नहीं। ये जो नेता है हमारे शिक्षा व्यवस्था को, मैं शिक्षा मंत्री मैं बनना चाहता हूँ, मैं स्पष्ट में बता दूं, ठीक है, मैं शिक्षा मंत्री बनना चाहता हूँ, और इसलिए मैं राजनीति में और चुनाव लड़ रहा हूँ। और आज भी शिक्षा को लेकर के जितना जागरूक और मेरे पास रणनीति है, कभी मौका मिले तो बैठिए, मैं शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरेगी इसमें मैं बताऊंगा, जो मैं प्लान है अपना रणनीति बनाया हुआ हूँ। तो ये एक्चुअली क्या है कि युवाओं को भी मौका मिलना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को भी नेता माने। लोग सिर्फ गुंडे, बदमाश, अपराधी और बलात्कारी को ही नेता ना माने, और जिसके पास पैसा है, धन बली है, वो जो वोट खरीद रहे हैं उनको नेता ना माने। लेकिन इसको आने में 10 को लग जाएंगे। हम लोग ऐसे ही छटपटाते जो ना बूढ़ा हो जाएंगे, रिटायर्ड हो जाएंगे, और फिर हमारे सामने 2 मर्डर करने वाला नेता बन जाएगा और मंत्री बन जाएगा। ये हमारे समाज की भी एक बहुत बड़ी विकृति है, जिस पर लोगों को समझना चाहिए। और आप जैसे युवा लोग हार को लेकर के आप युवाओं का जो एक संगम बना रहे हैं, मुझे अच्छा लगा। आपका साइट मैंने देखा है, बड़ी अच्छा लगा है कि आप इतना अच्छा प्रयास कर रहे हैं। मैं विश करता हूं कि आपकी जो ये प्रयास हो रियली में आगे और दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करे, और आप युवाओं को ऐसे ही मोटिवेट करते रहे, उनके विचार को जानते रहे। मे भी हो सकता है कि मेरी बातें किसी के दिमाग में अगर क्लिक कर जाए तो हमारे बिहार को बनाने के लिए दौड़ जाए। मे भी किसी एक युवा ने अगर दहेज नहीं लेने का संकल्प ले लिया तो आपका ये इंटरव्यू लेना और मेरा यहाँ बक 1 घंटा बकना सफल हो जाएगा। मैं रियली बता दे रहा हूँ कि हमारे समाज की जो सिस्टम व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था ही नहीं, हेल्थ सिस्टम से लेकर के और पंचायती राज सारी करप्ट हो जा चुकी है। मैं रियली बता दे रहा हूँ, मैं तो खिन्न हो चुका हूँ। मैं किसका मर्डर करूं बताइए ना, किसका मर्डर करूं? तो मर्डर करने से बेहतर है कि मैं यहाँ पर लड़ के मैं खुद मरूंगा, कि आने वाले जनरेशन का आंख खुले कि कम से कम लड़ते लड़ते एक लड़का तो मरा। भगत सिंह ने काम किया, आज कोई भगत सिंह नहीं चाहता, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं भगत सिंह का रोल अदा करूं। लेकिन लड़ूंगा, इस सिस्टम से लड़ूंगा। वो मुझे मार दे, फांसी पे चढ़ा दे, कोई दिक्कत नहीं। मुझे खुशी होगी कि चलिए कम से लड़ते हुए मैं मरा। इस एजुकेशन सिस्टम को बदलनी चाहिए। मैं काफी ज्यादा दिक्कतें मैं देख रहा हूँ एजुकेशन सिस्टम में, लेकिन यहाँ पे कोई भी पदाधिकारी आपकी कंप्लेन को नहीं सुनने वाले हैं। नेता तो खैर वीआईपी है, उसके तो खैर आप कोई जवाब ही नहीं मिलेगा। सारा जो ना जो जुड़ा हुआ है नीचे से लेकर ऊपर तक सारा करप्ट हुआ है। एक स्टाफ जो मांगता है, आप कॉलेज में या स्कूल में आप एडमिशन कराइए, एजुकेशन एग्जामिनेशन के समय फॉर्म भरिए, आप ऊपर से पैसा ना देंगे तो काम नहीं होने वाला है। कि मैं देखता हूँ, खुलेआम देखता हूँ, पढ़े लिखे लोग ज्यादा जो है ना शिक्षा को बैठा चुके हैं। ये पढ़े लिखे लोग जो है ना उन अनपढ़ और जाहिलों से ज्यादा खतरनाक है जिनको कुछ जानकारी नहीं है। मैं रियली बता दूं, आज हमारे समाज को, देश को अगर डर है तो इन पढ़े लिखे लोगों से है, ये जाहिलों से है। अनपढ़ को मैं सैल्यूट करता हूं कि वो इनोसेंट लोग हैं, उनको नहीं पता है कि हमारे बच्चे का भविष्य क्या होगा, हमारे समाज का स्वरूप क्या होगा। तो एक जून के पेट भरने के लिए, रोटी के लिए जो रात दिन मेहनत करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पढ़े लिखे जो पदाधिकारी जो कुर्सी बैठे हुए ना, वो कैसे लूटे इसकी प्लानिंग बनाते हैं। तो ऐसे लोगों को भी दूर करना है।
जिससे हमारे इस एजुकेशन सिस्टम बदल जाएगी, तो आपके लिए जितना भी समस्या बता रहा सबका समाधान मिल सकता है। ये मेरा अपना अनुभव। हम जैसे चोर चूहा डाकू जब बदल सकते हैं, तो ये कहां से कहां जा चुका है, सबको सुधारा जा सकता है। कुछ बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल, बहुत नहीं नहीं, बहुत पॉइंट वाली बात कही आपने। और खास के सिस्टम में पॉलिटिकल तो आती ही है, लेकिन जब बात करते हैं पर्सनल लेवल पे, तो क्या प्रोफेसर को ये सिस्टम पे ध्यान नहीं देना चाहिए? सिस्टम तो बाद की बात है, पर्सनल लेवल पे जब बात करते हैं, जब उनके बच्चे आते हैं, तो आपने बोला कि उनको प्राइवेट कॉलेज या स्कूल्स में डालते हैं, वहां पे उनका क्या रीजन होता है पता नहीं, ठीक है, लेकिन वहां पे उनको ये भी तो सोच हो सकती है ना कि हाँ मेरा क्या फ्यूचर है, ठीक है, मेरा फ्यूचर मतलब उनका जॉब के लिए तो नहीं हो जाता है कि जॉब हो जाए उसके बाद रुपया आते आते रहे, ठीक है, लेकिन वहां पे एक पर्सनल फ्यूचर भी होता है ना कि हाँ हम अपने लाइफ में क्या कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हाँ रुपया आ रही है, सही है, आप जॉब कर रहे हैं, लेकिन पर्सनल लेवल पे आपको क्या मिल रहा है उनसे, ठीक है, तो वहां पे उनको डिससेटिस्फैक्शन भी होता होगा ना कि हम लाइफ में क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल चीज में पॉलिटिकल में आती है, या फिर कहीं पे सिस्टम का प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो रहा है, या फिर कोई उनको बताने वाला नहीं है, ऐसा भी हो सकता है अगर। हाँ, इसका जो है ना, देखिए, पॉलिटिकल भी है और उनके अंदर नैतिकता पूरी तरह से मर चुकी है, इस बात को मान लीजिए। नैतिकता खत्म हो जा चुकी है हमारे समाज से। और जो शिक्षक गण है, अगर उनको सुरक्षा मुहैया करा दी जाए, मतलब कि पेंशन भी खत्म है, अब तो खैर नियोजन पे आ गए हैं लोग, बस इतना महीना तक काम कीजिए और हटिए, चलते बनिए। सरकार ने पूरी नौकरी को नियोजनवाद में कन्वर्ट कर रख दिया है, तो स्वाभाविक है कि उनको जो ना असैटिस्फैक्शन मिलेगा, असंतोषी मिलेगा, यार पता नहीं अगले पल क्या होगा। उनको डरा धमका के रखा जा रहा है कि तुम सिस्टम के विरुद्ध कुछ नहीं बोल सकते, शब्द भी नहीं बोल सकते। ये जो है ना प्रोटोकॉल निकाल दिया है, बंदा मैंने क्या कहे, मैंने हम गलत काम करे, लेकिन तुम एक शब्द भी ना बोलो। तो स्वाभाविक है कि उनके अंदर जो है ना असंतुष्टि पैदा होगी, रोष पैदा होगा, क्रोध पैदा होगा। इस परिस्थिति में वो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, ये हमको बता दीजिए। इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पे हमको तो लगता है शिक्षा व्यवस्था को अलग बोर्ड बना देना चाहिए, अलग बोर्ड बना करके उसको जो है ना, क्योंकि ये अनपढ़ जाहिलों को शिक्षा मंत्री बनाने का कोई हक नहीं, उसको मत बनाइए, ये वहां से खत्म ही कर दीजिए। अगर बनाते भी है तो इसका एक अलग बोर्ड हो, जैसे हाई कोर्ट है, हाँ, ये जो हमारा कोर्ट है ना अलग है, कानून मंत्री है, लेकिन हाई कोर्ट जो चाहेगा वही करेगा। कानून मंत्री है, ठीक है, शिक्षा मंत्री हो, लेकिन शिक्षा बोर्ड के अलग कर दिया जाए, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे उनका जो हस्तक्षेप होता है ना, वो उससे बचेगा। और यहाँ पे जो हाईली क्वालिफाइड लोग हैं उनको बोर्ड में रखा जाए, तो मुझे लगता है कि वो लोग जो रणनीति बनाएंगे और पूरी जनता से जो है, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे सजेशन लेकर के और काम धाम हो, रणनीति बने, तो मुझे लगता है कि अंतिम जन का कल्याण हो सकता है। एक दलित, मैं रियली बता दे रहा हूँ, मैं दलित की बात कर रहा हूँ। पुराने जमाने में मैंने ये हमारे जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, उस समय भी दलितों का ऊपर जो अत्याचार होता था, आज भी होता है। और मैं बच्चे जो है ना एकदम भटक जाते हैं, क्योंकि वो अपने कमाने के लिए ही, उनका माने पेट भरने के लिए वो चूहा मारता है, चाहे मजदूरी करता है, पढ़ कहाँ से पाएगा। तो वो गंदे काम भी करते हैं, गलत काम भी करते हैं, और इसका नेता फायदा भी उठाते हैं। तो ये जो माहौल है कि जो व्यक्तिगत स्तर पे हमारे सरकारी कर्मचारियों का, खासकर शिक्षकों को, सरकार को चाहिए कि उनको स्थायित्व प्रदान करे, उनको सैलरी में भी मैंने इतना दे जिससे उसको दूसरा काम ना करना पड़े। आज से 20, 25, 30, 40 साल पहले देखिए कहीं ट्यूशन था क्या, प्राइवेट स्कूल था क्या? नहीं था। आपके और हमारे पिताजी अगर पढ़े होंगे, आप पूछ लीजिएगा, 40 साल 50 साल पहले सरकारी स्कूल के अलावा और कुछ नहीं, सरकारी स्कूल पढ़ाई होते थे। वहां पे जो टीचर को गुरु का सम्मान मिलता था, दर्जा दिया जाता था। लेकिन आजकल तो खैर वो अलग तरह का स्वरूप बन के आ गया है मेरे सामने। नैतिकता खत्म हो जा चुकी है, वो बच्चों को पढ़ाते नहीं है, कोरम पूरा करते हैं। वास्तविकता जो आप बता रहे हैं, ये वास्तविकता भी है। तो व्यक्तिगत स्तर पे देखिए, समाज सेवी रहता ना, मैं रियली बता दे रहा हूँ, हम लोग तो फ्री पढ़ाते, पैसा भी मिलता है। मैंने बच्चों लोग को मैं गांव देहात में पढ़ाता हूँ, फ्री पढ़ाता हूँ, दिलो जान से पढ़ाता हूँ। रिजल्ट बड़ी, 1 रुपया उस वहां से इनकम नहीं है, गाली ही सुनना पड़ता है। अरे पढ़ाई जरूर कुछ ना कुछ फायदा हो,
तो ये कमेंट अरे उसको तो पैसा मिलता है खुलेआम, फिर वो लोग नहीं पढ़ाते हैं। तो इसका जो मुझे लगता है कि इन लोगों को सोचना चाहिए, कम से कम जितना भी पैसा मिल रहा है कम से कम ईमानदारी से उन बच्चों को पढ़ाएं, आगे निकालें, तो कुछ का कल्याण हो सकता है। मैं तो व्यक्तिगत स्तर पे ही रिक्वेस्ट करूंगा इन लोगों से भी कि आप लोग जहां पे हैं समाज सेवा मानकर ही काम कीजिए, और ये सोच लीजिए कि सरकार जो है ना पूरी तरह से खत्म हो जा चुकी है, सरकार आपकी बात सुनने वाली नहीं है। अगर आप आवाज उठाएगा तो पिछवाड़ा पे 2 डंडा मारेगा, करता ही कर ही रहा है लोग। इसलिए हमको लगता है इन लोगों को असंतुष्ट करते हुए बच्चों को संतुष्ट कर दे कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। और खास करके थोड़ा अब थोड़ा आगे चलते हैं आपका सोशल वर्कर के कैरियर में, ठीक है। तो जब वहाँ पे एक तरह से सोशल वर्क करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे चैलेंजेस आती है कि लोग संतुष्ट नहीं होते हैं। जो समाज के लोग होते हैं वो सोचते हैं कि इनका कहीं ना कहीं से कॉरपोरेशन से इनका रुपया आ रहा है, या फिर इनका बड़ा इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है। आप हाँ, सही भी काम करते हैं ना, तो उनके पीछे उनका माइंडसेट कुछ अलग होता है, ठीक है। सही बात तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है एज सोशल वर्कर, और किस क्षेत्र में किस अपना सोशल वर्क लाइफ के बारे में बताइए। है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल मैं बताता हूँ। एक मिनट, ये जो सोशल वर्क की लाइफ है ना, सब कोई नहीं जी सकता है। मैं कल जो अपने बुक का विमोचन करवाया हूँ, और विमोचन कराने में बच्चों के ऊपर जो प्रेशर पड़ा था, मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। कुछ बच्चों ने मैंने उसको अच्छा नहीं समझा, लेकिन आजकल जो है, आजकल बच्चों के लिए जो है ना पढ़ाई भी शुरू हो गई है। BSW MSW समाज सेवा की पढ़ाई हो रही है, और ये पढ़ाई से उन युवाओं को, खासकर जिनका पैशन है एक्चुअली कि हम कुछ करना चाहते हैं समाज सेवा में, उनको डिग्री भी मिल जा रही है, जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिल जा रही है। लेकिन लेकिन मैं बता देता हूं, हमने कोई डिग्री नहीं लिया है, या मैंने समाज सेवा की पढ़ाई नहीं की है, बस हमने उस परिस्थिति को झेला, और मैंने उस विपरीत परिस्थिति को कन्वर्ट कर दिया एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, जहां पे मैं सोचता हूं कि ऐसे बहुत सारी दिक्कतें होगी जहां पे हमारी जरूरत पड़ेगी समाज को। तो एक्चुअली जो है ना, धन संपदा हो, परिवार हो, मोहब्बत हो, प्यार मोहब्बत हो, लेकिन जिंदगी में आगे बढ़ने कोई मकसद ना हो, तो जिंदगी कोई महत्व नहीं रह जाता है। एक भिखारी भी सोचता है कि आज हमको इतना रुपया आ जाए, तो वो प्रयास करता है, गाना गाता है, तरह तरह की तरकीबें अपनाता है। उसके पास भी एक मकसद होता है कि मुझे आज का पेट भरने के लिए भीख मांगना है। लेकिन आजकल युवा जो है ना, वो पूरी तरह से माने दिशा भ्रष्ट हो जा चुके हैं। उनके पास कोई मकसद ही नहीं, अरे करना तो करना है क्या, अच्छा बड़ा हो गया है, शादी ब्याह हो जाएगा, बाल बच्चा होगा, उसमें लग जाएगा, अब वो अलग हो जाएंगे, अलग कर दिए जाते हैं। ये जो है ना समाज सेवा बहुत ही दुखदाई मेरे लिए रहा है, जो मेरा अनुभव रहा है। मैंने शुरुआत किया अपने गांव से। एक्चुअली गांव में 500 बच्चों को मैं फ्री में पढ़ाना शुरू किया, हैप्पी स्कूल खोल करके, लाइब्रेरी खोला, सिलाई प्रशिक्षण केंद्र खोला, जहां 25 से 30 महिलाओं को मैंने प्रशिक्षण दिलवाया, साथ में कंप्यूटर सेंटर खोला, और मोटिवेशनल वर्कशॉप तो लगातार करते रहा बच्चों को भी। जो मेरे पास इतना ना फोटो है। ये क्या हुआ, जब मैं और कहीं से कोई फंडिंग नहीं, ध्यान दीजिएगा जो आप बोल रहे हैं, हमने जब ये करना शुरू किया, तो अब गांव वाले, अरे अच्छा ये मुनवा, अरे ये तो पैदल चले, साइकिल पे चले, मोटरसाइकिल पे, अच्छा 4 व्हीलर पे आ रहा, हाँ जरूर जरूर ना, 4 व्हीलर इतना जल्दी कैसे खरीदा, जरूर गलत काम करता हो, बिल्कुल जरूर काम करता हो, आइए मेरे मुंह पे आए, अरे मुन्ना जी आप काम कौन पढ़ाते हैं, अब पढ़ाने वाले 4 व्हीलर कैसे खरीद लेगा, क्या बात है। मैंने ये एक्चुअली व्यंग्यात्मक जो बातें आती है ना, तो लगता है कि साला ये हम बताओ, उल्टे में मैं अपना पैसा करता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, किताब में स्कूल स्कूल जा जा करके कलेक्ट करता हूँ कि हमारे गांव के बच्चे पढ़े, लेकिन उनको लगता है कि हम गलत काम करते हैं। तो एक बार की बात मैं बता दे रहा हूँ, सिलाई प्रशिक्षण केंद्र जब खुला ना, तो मैंने प्रयास किया, बात किया, रोटरी क्लब का मैं सेक्रेटरी था। रोटरी क्लब बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल की, ठीक है। तो उसमें आया था सिलाई मशीन देना है ग्रामीण महिलाओं को जो सीख लिए, तो हमने सिखवा दिया, और उसमें फ्री में ही दे रहा था, फ्री में दे रहा, लेकिन गारंटी देना था कि आप हर एक महीना कमा रहे हो, ठीक है, ये बताना है। तो जब मैंने अपने गांव में बोला, तो गांव वाला कहा अरे न लेना, न तो ये देगा फ्री में, और 4,000 रुपया खुद उठाएगा। बोले हृदय यार, हृदय कभी सोचे भी नहीं थे इतना नीचे स्तर में जा सकता है।
दूसरा चीज कि गांव में अगर कुछ भी काम करते हैं सोशल वर्क, मैंने मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है, लेकिन उस गांव ने हमको बनाया भी। ये अगर वो नहीं चाहता कि हम मुन्ना कुमार यहाँ नहीं रहो तो हम इंटरनेशनल लेवल पे ना जाते। इसलिए हर एक नेगेटिव एस्पेक्ट के सामने जो ना पॉजिटिव एस्पेक्ट छुपा हुआ है। और समाज सेवा पैशन से होता है, पैसा से नहीं होता। मैं रियली बता दूं, आज मेरे पास पैसे नहीं है, पैशन है, पैसा अपने आप आ जाते हैं। आज तक मेरे पढ़ाई जब मैंने किया था एजुकेशन लोन लिया, बीआईटी मिश्रा में एडमिशन करा था, एजुकेशन लोन लिया। मैं अंडर 10 पढ़ते रहा था, ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के पैसा जमा करते रहा। कभी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा मैंने, सॉरी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा, सरकारी स्कूल में सिर्फ पढ़ा हूं मैं। सिर्फ किताब खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया स्कूल में मतलब पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये एक्चुअली जो सोशल वर्क है, अगर आपने दिक्कत सहा है और दिक्कत सह रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप इस काम में लग जाइए। और पैसा कमाकर कभी भी सोशल वर्क नहीं होता है। सोशल वर्क आप जब विपरीत परिस्थिति में है और उस विपरीत परिस्थिति में रहते हुए भी किसी की मदद कर दे रहा है, तब सोशल वर्क है। अगर आपके पास पैसे हो गए तो पहले आप अपने लिए गाड़ी खरीदिएगा, जैकेट खरीदिएगा, कपड़े खरीदिएगा, किसी के बारे में सोचिएगा नहीं। ये वास्तविकता है। और कोई कहता है कि हम अभी नौकरी नहीं कर रहे हैं, कमाएंगे तो सोशल वर्क करेंगे, नहीं। उस समय दिखावा करेगा, क्या चीज, 5,000 का सामान खरीदेगा और जाएगा गरीबों को बांटेगा और फोटो खिंचा करके और डालेगा सिर्फ। फिर यही कहानी है रियल में। लेकिन रियल में अगर सोशल वर्क है तो कंटिन्यू होनी चाहिए, लेकिन कंटिन्यू नहीं हो पाता है। वो लोग सीजनल सोशल वर्कर है और उन पे भी कमेंट आता है। लेकिन चलिए, मैं उन लोगों से बेहतर मानता हूं जो लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। उन लोगों से तो बेहतर ही, कम से एक दिन के लिए ही सही, जन्मदिन पे ही सही, लेकिन सोचा तो कम से कम। अगर ऐसे ही सब कुछ सोचना शुरू कर दे तो हमारे समाज में जो है ना काफी पॉजिटिव वाइब्रेशन होना शुरू हो जाएगा और सोशल वर्क को भी काफी अच्छा खासा हौसला अफजाई होगा। तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा कि मैं गांव में लाइब्रेरी खोलने से लेकर के शुरुआत किया। आज पेपर में, हर एक पेपर में मेरा फोटो आया हुआ है कल के कार्यक्रम को लेकर के। और पुस्तकालय निर्माण के लिए हम लोग कैंपेनिंग करने जा रहे हैं कि आने वाले जनरेशन के लिए कम से कम जो हमारी मिटती हुई धरोहर है, पुस्तकें वो खत्म होती जा रही है, उसको मैं जोड़ू, ई लाइब्रेरी खोलूं गांव देहातों में। और वहां से मैं उन युवाओं को दिशा निर्देश करते हुए नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जाने का रास्ता मैं तैयार करूं। तो मुझे लगता है कि मेरा अंतिम समय और गुजर जाए इन लोगों के बीच में तो मेरे लिए मैं सुखद फील करता हूँ। मैं मरने की तैयारी कर रहा हूँ अभी, इसलिए इतना ज्यादा काम कर रहा हूँ कि मेरे मरने के बाद लोग सुख समाहित करें। मैं नहीं बता दूं, मैं मरने को लेकर काफी एक्साइटेड रहता हूँ कि गोली मार दे तब, मैं काम करते हुए मर जाऊं तब। लेकिन उससे पहले मैं इतना काम करना चाहता हूं कि लोग जो है ना कम से कम उस कामों को देख देख करके कुछ आगे सोचे, रणनीति बनाए और आगे बढ़े। एक्चुअली समाज में सकारात्मक माहौल बनी रहे, जिससे आने वाले 1 दशक नहीं, 2 दशक नहीं, 3 दशक नहीं, आने वाले दशकों में मतलब परिवर्तन हो तो हो, लेकिन बीजारोपण आज होनी चाहिए। इसलिए हम जैसे लोग जो ना दिलो जान से काम करते रहते हैं। कभी सरकारी आया तो फंड नहीं लिया, 10-11 साल से लगातार मैं काम कर रहा हूं, कमाता हूं लगाता हूं, कमाता हूं लगाता हूं, लोगों का सहयोग लेता हूं। और आज हजारों युवाओं को जो है ना, मेरा लिस्ट है मेरे पास, हजारों युवा का, वेबसाइट पे देख लीजिए मैं कितने लोगों को सम्मानित किया हूं। हजारों युवाओं को सम्मानित किया हूं। कल साहित्यकारों को, 14 साहित्यकार को मैंने सम्मानित किया। छुपे हुए वो जो जेम्स थे हमारे, जो दबे हुए थे, कोई जानता नहीं था, मैं उनको निकाला और मुझे बड़ी मजा आता है। आपने जैसे खोज निकाला, पता नहीं मुझे आपको कैसे पता चला, लेकिन आपने निकाला, मुझे भी अच्छा लगा कि हमारे जैसे और लोग भी है धरती पे जो खोज रहे हैं कि कौन अच्छा काम कर रहा है, तो बड़ी अच्छा लगा। और सोशल वर्क करें, और आपको अगर आपको कष्ट नहीं हो रहा है, कमेंट नहीं हो रहा है, तो फिर जो है ना कहीं मजा नहीं आने वाला है। मजा खूब आता है। लोग अच्छा दिखाने के लिए है फोटो खिंचवाया है, मेरे पास तो ये है, कोई फोटो नहीं खिंचवाता था कुछ शुरुआती दौर में, मुन्ना जी फोटो खींच लो जाके हमारा फोटो से पैसा निकाल ले वो लोग। तो हम पूरे, ये भैया ये पैसा कैसे निकलता है फोटो खींचने से, बताइए ना, हमको तो पता ही नहीं है ना। मुन्ना जी आप एनजीओ में फोटो खींचते हैं, आप पैसा उठाते हैं, किसी ने भरते होगा, यही दिमाग में बैठा हुआ है। अब ब्लैक को व्हाइट करते हैं लोगों की, हाँ ब्लैक मनी को व्हाइट करते। और आज तक मेरे पास ऑफर बहुत है एक्चुअली। आज तक मैं बता दूं हर्ष बाबू कि मैंने आज तक कभी कहीं से भी उस तरह का फंडिंग नहीं लिया हूं जिसपे मुझे लगता है कि डायरेक्ट इतना परसेंट दे दीजिए, इतना परसेंट रख लीजिए। खूब आता है, खूब आता है मेरे पास, ठीक है। और बस मैं अपने मन से दिल से काम करते रहा हूं। और जब जैसे कोई कॉन्फ्रेंस करना शुरू किया, छोटा सा रजिस्ट्रेशन फी रख दिया, तो लोग और लूटे का काम कर ले मुन्ना जी, हाँ
मेरा मकसद वहां होता है कि इस बहाने हम अपने युवाओं को इकट्ठा करें, उनको बताए भाई जो आप आ रहे कम से अपना खर्च तो बियर कीजिए। आप अपने लिए क्राउड फंडिंग क्या होता है? क्राउड फंडिंग बहुत अच्छा माध्यम है अपने आप को सोशल वर्क बनाने के लिए। लोगों से मांगिए, आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो लोगों से, मैंने भी क्राउड फंडिंग किया है, करता हूं और काम करता हूं एक्चुअली। तो ऐसे जो है ना मांग मांग के जो काम करेंगे ना उसमें बड़ी मजा आता है, बड़ी मजा आता है। मैं रियली बता दूं, ये एडवेंचर है जिंदगी का और इसका मजा सबको नहीं आने वाला है। हम जैसे और आप जैसे कुछ लोग हैं इस समाज में जो मजा लेते रहते हैं। तो सोशल वर्क बनने के लिए आप या आप है अगर सोशल वर्क, तो मैं आपको सैल्यूट करता हूं। और आप निराश ना हो, इसमें हमेशा से कमेंट आते रहते हैं और आते रहेंगे और यही आपकी सफलता का राज है और यही स्किल है कि आपके ऊपर कमेंट्स आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। खास करके कुछ एडवाइस देना चाहेंगे आप जो खास करके सोशल वर्क में आना चाहते हैं, या फिर बिल्कुल ऐसा पॉइंट हो जो उनको याद रहे इस कैरियर में आने हाँ, बिल्कुल। एक एक चीज जो है ना, मैं यही कहूंगा हमारे युवा जो भी करियर बनाना चाहते हैं इसमें, एक तो पहले आप अगर ग्रेजुएशन करें तो सोशल वर्क में ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं और पीजी के साथ आप पीएचडी भी कर सकते हैं। ये एक प्रोफेशनल हो गया रास्ता। दूसरा रास्ता मैं कहूंगा कि आप किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन जुड़ जाइए और देखिए कैसे काम करता है। अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ जाइए, कैसे काम, वॉलंटियरिंग कैसे होता है, मेंबरशिप कैसे होता है, फंडेज कैसे होता है, कैसे बड़े बड़े कार्यक्रम को वो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, सीख जाइए। और मैं कहूंगा आप अपना अगर चाहते कि अपना पहचान कि हम बेहतर करना चाहते हैं, आप अपना भी खोल लीजिए। लेकिन अगर ये लगता है कि आपके विजन के अनुसार आप जो काम करना चाहते हैं कोई ऑर्गेनाइजेशन करे, तो आप साथ मिलकर काम कीजिए, एक टीम वर्क कीजिए। मुझे लगता है वहां से बहुत कुछ सीखेंगे। और ख्वाब फाउंडेशन इसके लिए ओपन है। आप इसके वेबसाइट पे जाए और इंटर्नशिप के साथ साथ, वॉलंटियरिंग के साथ साथ, जॉब के साथ साथ, इसमें सारा अपॉर्चुनिटी है। बस आपके अंदर पैशन हो और ईमानदारी हो। सोशल वर्क में मैक्सिमम बेईमान लोग आते हैं, मैं भी बता दूं, जैसे राजनीति में जाता है, यहाँ पे आता है फंड को ब्लैक व्हाइट करने के लिए, और मैक्सिमम ऐसे लोग मिलेंगे। लेकिन मैं दिल से रियल कर रहा हूं, यह एक अलग तरह का काम है जो सबके बॉस की बात नहीं है। बिजनेस कर सकते हैं, सोशल वर्क नहीं कर सकते, राजनीति कर सकते हैं, सोशल वर्क नहीं कर सकते हैं। और आप जो है ना समाज में रहकर घर बना सकते हैं, लेकिन अनाथालय नहीं बना सकते। सबकी बस की बात नहीं है, बस वो कुछ लोग गिने चुने लोगों की बात है। इसलिए हमारे समाज में अभी इंसानियत बची हुई है। ये सोशल वर्कर लोग जो है इंसानियत को बचा कर रखे हैं। ये हमारे सामने हजारों एग्जाम्पल है जिन लोगों ने सोशल वर्क के माध्यम से समाज की अस्मिता और इज्जत को बचा के रखा है, नैतिकता को बचा के रखा है। और आप बस दिल खोल करके सॉरी किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़िए। हम जैसे लोगों का अगर मदद की जरूरत पड़े आप हमसे कंसल्ट कीजिए। मैं रियली में मुझे खुशी होगी कि आपको मैं किसी तरह से मदद कर पाऊँ और दिशा निर्देश कर सकूं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया कि जो कैरियर में आप बनाना चाहते हैं, एक एक तरह से सोशल वर्क, वो ये सब पॉइंट को ध्यान में रखें। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपकी बहुत सारी स्टोरी सुन के। तो उम्मीद है कि बहुत कुछ सीखने को मिला होगा जो भी ये पॉडकास्ट को सुन रहे हैं। बहुत सारी मैं बोल सकता हूँ ढेर सारी, क्योंकि आपने एक तरह से क्या बोले, हर एक पॉइंट पे बात किया आपने। आपने एजुकेशन पे बात किया, सोशल सोसाइटी पे बात किया, गवर्नमेंट पे बात किया। ठीक है, तो उम्मीद है कि बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और कुछ न कुछ हमको उम्मीद है कि लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे बहुत सारे लोग। और आपका बहुत धन्यवाद इस शो में आने के लिए। हाँ, थैंक यू थैंक यू। मुझे भी अच्छा लगा कि आप जैसे लोग कनेक्ट होने का। और आप सब ऐसे हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और जहां कहीं भी निराशा हो मुन्ना भाई को याद कीजिए। मैं रियली बता रहा हूँ आपके चेहरे पे मुस्कान आएगी। और आइए मैं आपको जादू की झप्पी दूंगा, घर बढ़ाइए मत। थैंक यू।